आज हम लोग रसायन विज्ञान के विद्युत रसायन पाठ से पहला जो टॉपिक है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया जो एक साथ संपन्न होती है उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसके बारे में हमको समझना है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दो शब्द जुड़ा है इस रिएक्शन में, तो इसको स्टार्ट में रिडॉक्स मीन्स पहला जो रीड है वो रिडक्शन है और दूसरा ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन है। इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। प्रॉपर तरीके से इसको अगर समझना है तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीकरण क्रिया क्या है, यानी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जब किसी तत्व से या किसी परमाणु से एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का परित्याग होता है तो उस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। अर्थात यहां कह सकते हैं कि तत्व से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का परित्याग ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे धातुओं से इसकी बात करें तो धातुओं में जैसे सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक यदि 11 होता है पुरानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से या जो पुराना सिद्धांत है पुराने विधि से 2, 8 और 1 के कोष, एल कोष और एम कोष में इलेक्ट्रॉन। तो धातु में जैसे सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसको दो तरीके से इनके इलेक्ट्रॉनों का विन्यास करते हैं। एक पुराना विधि है इसमें के कोष, एल कोष, एम कोष, एन कोष। इसके बारे में सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आया था उसका नाम था नील बोर का कॉन्सेप्ट। तो नील बोर के नियम से वृत्तीय पथों को जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ऊर्जा स्थिर और निश्चित होती है को के, एल, एम, एन इत्यादि के रूप में बांटा गया था। इसके के वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, एल वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, एम वाले में अगर अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 18 और एन वाले में अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको अष्टक नियम की पूर्ति कराना है, उसके आधार पर देखा जाएगा। और एक होता है आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। इनके बाध्यता कोष में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसे उसी का परित्याग कराना है। तो यदि हम इसको उस रूप में लिखना चाहें तो यानी पॉजिटिव तब हुआ जब इसका इलेक्ट्रॉन परित्याग हुआ, अर्थात इसे कहते हैं परित्याग। और जब परित्याग हुआ तो इस क्रिया को कहे ऑक्सीकरण। इस तरीके से इसे ऑक्सीकरण दर्शा दिया गया। इसमें और भी तत्वों को हम कहें, जैसे पोटेशियम को पोटेशियम धनायन तक ले जाने में एक इलेक्ट्रॉन का परित्याग यानी इलेक्ट्रॉन का परित्याग हुआ, क्रिया हो गया ऑक्सीकरण। इसी प्रकार अगर हम कैल्शियम को ले लें तो कैल्शियम Ca के बाध्यता कोष से 2 इलेक्ट्रॉन का परित्याग होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें दर्शा सकते हैं। मैग्नीशियम में भी कुछ इसी तरह की स्थिति होती है। इसमें मैग्नीशियम के बाध्यता कोष में 2 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त होता है, उस 2 इलेक्ट्रॉन का परित्याग करा लेते हैं। उसके बाद एल्यूमिनियम अगर लेते हैं तो एल्यूमिनियम के बाध्यता कोष में चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन का परित्याग कराते हैं तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन दर्शाते हैं। आयरन के फेरस रूप में
Fe पर डबल प्लस लगाते हैं, मतलब इसके वातन कोष से 2 इलेक्ट्रॉन का परित्याग होता है। इसमें सभी जो क्रियाएं हुई हैं, चूंकि परित्याग की हुई हैं, या Fe का एक और रूप होता है जिसको फेरिक बोलते हैं। इसके वातन कोष से 3 इलेक्ट्रॉन का परित्याग होता है, या Fe ट्रिपल प्लस, और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का परित्याग दर्शाते हैं। इतनी जितनी भी प्रक्रियाएं यहाँ संपन्न हुई हैं, जो भी प्रक्रियाएं यहाँ दिख रही हैं, इनमें परित्याग हुआ है, और परित्याग हुआ है तो इस पूरी प्रक्रिया को या पूरे प्रक्रम को ऑक्सीकरण कहते हैं। अब बात की ऑक्सीकरण का हुआ, तो दूसरे पक्ष में हम दूसरी बात करें तो यही अपचयन की क्रिया कैसे होगी। अपचयन, रिडक्शन। रिडक्शन में तत्वों में या परमाणुओं में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, या इससे अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, तो उस प्रक्रम को अपचयन कहते हैं। जैसे कहें परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण होने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। अपचयन कहते हैं, मतलब अपचयन में सीधे सीधे कहें तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। जैसे में उदाहरण के तौर पर अधातु में होता क्या है, जैसे क्लोरीन ले लें, क्लोरीन के परमाणु क्रमांक के हिसाब से इलेक्ट्रॉनों का जब विन्यास करते हैं तो यह बढ़ता है 2, 8 और 7। क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन परित्याग नहीं करता, उसमें इलेक्ट्रॉन एक अगर आ जाता है तो ये अपने अष्टक की पूर्ति कर लेगा। जब अष्टक की पूर्ति कर लेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन को हम ग्रहण कराएंगे, और इसका रूप यह होगा कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन का माइनस रूप ले लिया, और यहाँ क्रिया हुई ग्रहण, और ग्रहण की क्रिया को अपचयन कहते हैं। Br का भी यानी ब्रोमीन का भी यही रूप है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद यह Br माइनस अर्थात आवेशित हो गया। I आयोडीन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण से I माइनस। O ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन यदि ग्रहण कराते हैं तो ऑक्सीजन पे 2 माइनस आवेश लगता है। इस प्रकार नाइट्रोजन को अगर देखें तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराते हैं तो नाइट्रोजन पर 3 ऋण आवेश चढ़ता है, और इस पूरी प्रक्रिया में क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण की क्रिया को हम अपचयन कहेंगे, और ये पूरा अपचयन की प्रक्रिया को इंगित कर रहा है। अब एक बात यही क्लियर करते हैं, क्योंकि धातुएं जितनी भी हैं वह इलेक्ट्रॉन परित्याग कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन परित्याग अगर कर रहे हैं तो वह किसी न किसी को देंगे। इलेक्ट्रॉन अगर परित्याग कर रहे हैं तो किसी न किसी को देंगे। मैं इस पोटेशियम को टारगेट करते हुए इस इलेक्ट्रॉन को दे रहा हूं क्लोरीन को, यानी क्लोरीन को जब वो इलेक्ट्रॉन देगा तो देने का मतलब ये हुआ कि यह इसमें ग्रहण कराया, और ग्रहण कराया तो क्रिया हो गई अपचयन। मतलब पोटेशियम के कारण अपचयन की क्रिया संपन्न हुई, इसलिए पोटेशियम को अपचायक कहते हैं। अर्थात सभी धातुएं क्या हो गई, अपचायक हो गई। इन सभी धातुओं में इलेक्ट्रॉन जो परित्याग होता है वह दूसरे तत्व अर्थात अधातु में या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले जो तत्व के परमाणु होते हैं वह इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करते हैं, तो ग्रहण करने का मतलब हो गया कि वह अपचयन की क्रिया संपन्न करते हैं, और वह अपचयन की क्रिया संपन्न कराया गया अपचायकों द्वारा अर्थात धातुओं द्वारा। इसलिए धातुओं में इलेक्ट्रॉन जो परित्याग हुआ वह किसी के द्वारा ग्रहण किया गया, और जो ग्रहण किया उसमें अपचयन की क्रिया हुई, अर्थात धातुओं से किसी अन्य धातु का अपचयन हुआ, इसलिए धातुओं को अपचायक कहते हैं। अब दूसरा पक्ष लेते हैं। दूसरे पक्ष में यह है कि अगर यही Br किसी एक धातु से, किसी धातु हम लेते हैं यही बगल में ले लेते हैं, सोडियम ले लेते हैं। सोडियम की इलेक्ट्रॉन परित्याग करने का गुण रखता है, और सोडियम प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसको इस ब्रोमीन को देते हैं, अर्थात ब्रोमीन इस सोडियम का इलेक्ट्रॉन परित्याग कराया, यानी Br द्वारा Na का इलेक्ट्रॉन
परित्याग हुआ, और इलेक्ट्रॉन परित्याग हुआ तो क्रिया हो गई ऑक्सीकरण, अर्थात क्रिया जो ऑक्सीकरण हुई यह इस Br के कारण हुई, इसलिए इस Br को हम ऑक्सीकारक कहेंगे। ऑक्सीकारक मतलब ये निकल आ रहा है, खाली Br की बात नहीं है, ये सभी अधातुओं में क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण है, तो जिससे वो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेंगे उनका परित्याग कराएंगे, जिनसे इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेंगे उनका अगर परित्याग कराएंगे तो परित्याग की प्रक्रिया में चूंकि ऑक्सीकरण की क्रिया संपन्न होती है, इसलिए उस ऑक्सीकरण को उस अधातु से जोड़ते हुए उन पूरे अधातुओं के समूह को ऑक्सीकारक कहा जाएगा। अर्थात अधातु में ऑक्सीकारक होती हैं और धातु में अपचायक होती हैं। इस प्रकार अपचायक और ऑक्सीकारक और अपचयन तथा ऑक्सीकरण, यह बात स्पष्ट तब होगा कि जिन पदार्थों में ऑक्सीकरण स्वयं में होता है और दूसरे का चयन कराते हैं और दूसरे का चयन कराते हैं तो वो खुद अपचायक कहलाते हैं, और जिन पदार्थों में, जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन परित्याग होता है, स्वयं में अपचयन की क्रिया होती है और दूसरे का ऑक्सीकरण कराते हैं और उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। यानी जिसमें अपचयन होता है वह ऑक्सीकारक होते हैं और जिसमें ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक होते हैं। यह एक मौलिक तथ्य था। इसके बाद हम फिर आगे की प्रक्रिया को प्रोसीड कर रहे हैं। ये हम ऑक्सीकरण और अपचयन वाली क्रियाओं को ऑक्सीकरण संख्या विधि से कैसे संतुलित करते हैं, इसकी एक आसान तरीके का अवलोकन किया जा रहा है। एक असंतुलित क्रिया कापर क्रिया हम HNO3 से कराते हुए कापर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त करते हैं जो संतुलित नहीं है। इसे कैसे संतुलित करें, बहुत ही आसान तरीके से संतुलित किया जा सकता है। सबसे पहले इसको दो खंडों में तोड़ देते हैं, कापर और कापर नाइट्रेट, जिसमें कापर और कापर को देखें तो इसके परमाणु समान है, लेकिन नाइट्रेट को संतुलित करने के लिए HNO3 को यहां सम्मिलित करते हैं और यहां 2 मोल बढ़ा देते हैं ताकि यहां नाइट्रेट जो 2 यहां दिख रहा है यह संतुलित हो जाए। इस स्थिति में हाइड्रोजन की संख्या जो बढ़ रही है उसे यहां हाइड्रोजन आयन के रूप में जोड़ देते हैं। अब यहां सारे परमाणु संतुलित हो चुके। कापर के ऑक्सीकरण संख्या को इस कापर के ऑक्सीकरण संख्या से तुलना करते हैं, क्योंकि नाइट्रेट यहां 2 दिख रहा है और नाइट्रेट में 1 ऋणावेश होता है, तो इस ऋणावेश में 2 से गुणा करने पर 2 ऋणावेश को संतुलित करने के लिए 2 धनावेश कापर पर बनता है, और इस यहां से यहां जाने पर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि 2 यूनिट का दिखाई देता है। हालांकि इसको हम इस संख्या से भी ला करके यहां लिख सकते हैं, इस संख्या को भी यहां इंगित कर सकते हैं। समीकरण बन गया यह 1। दूसरा बचा है नाइट्रिक अम्ल, और यह सेकेंड स्टेप है HNO3 को NO2 और H2O के साथ जोड़ते हैं और इसमें फिर परमाणु को ध्यान में रख करके परमाणु को संतुलित कर देते हैं। नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 और 1 की बात है, लेकिन ऑक्सीजन चूंकि 3 है, 2 1 3, तो एक हाइड्रोजन इधर चूंकि कम पड़ रहा है। अब इस नाइट्रोजन का इस नाइट्रोजन के ऑक्सीकरण संख्या से तुलना करेंगे। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के तरीका होता है हाइड्रोजन का +1, नाइट्रोजन का हमें नहीं मालूम है, x मान लेते हैं, ऑक्सीजन का ऋण 2 होता है, 2 से गुणा 3 से गुणा करते हैं तो 3 ऋण 2, चूंकि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है इसलिए इसके आगे 0 लगाते हैं, तो x -6 + 1 = 0 से x = +5, यानी यहाँ +5, और यहाँ इस 2 की वजह से x + 2 मल्टीप्लाई -2 = 0, तो x -4 = 0, x का जो मान है यहाँ जो नाइट्रोजन के लिए मैंने लिया है उसको +4 कर देते हैं। अब यहाँ 5 और 4 जो प्लस में दिख रहा है, इस हिसाब से अगर हम है तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी बराबर हो जाएगा
1 यूनिट, अर्थात यहाँ 5 से 4 हुआ तो 1 यूनिट हो गया। अब इसको समीकरण 2 बनाते हुए इस इकाई को इस इकाई से बराबर करेंगे तो 2 का गुणा यहाँ करेंगे, तो जो 2 का यहाँ गुणा करेंगे उस 2 का गुणा क्योंकि यहां भी करना पड़ेगा और ये बनेगा 2HNO3 प्लस 2H पॉजिटिव 2NO2 प्लस 2H2। अब यह समीकरण 3 मैं मान ले रहा हूं और 3 को जोड़ दे रहा हूं। समीकरण 1 व समीकरण 3 को जोड़ने पर, अब इस जोड़ने पर मान क्या आएगा, तो Cu प्लस 2HNO3 गिव्स आउट से CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2 हाइड्रोजन आयन, और जो दूसरा हमने तीसरा जो समीकरण दिया है वो है 2HNO3 प्लस 2 हाइड्रोजन आयन गिव्स आउट 2NO2 प्लस 2H2O, और इसको जब ऐड करेंगे तो यह कट जाएगा और बनेगा Cu प्लस 4HNO3 और गिव्स आउट में CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस 2H2O। यह है बैलेंस्ड समीकरण, यानी एक आसान तरीके से इसे हम लोग संतुलित कर सकते हैं। इस विधि का प्रयोग करते हुए बड़े बड़े समीकरणों को भी संतुलित किया जा सकता है। इसके आगे वाले वर्जन में मैं इसी के और बड़े समीकरणों को संतुलित करना समझाऊंगा, तो इसे आप देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जो परेशानी होगी उसे आप अवश्य डालेंगे। इसमें आज जो है समीकरण को संतुलित करने के लिए एक और समीकरण को ध्यान में रखते हुए उनकी विधियों का वर्णन करते हैं। MnO2 की अभिक्रिया यदि HCl से करा करके MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 यदि बनाया जाता है, जो संतुलित नहीं है, इसे अगर संतुलित करना है तो किस तरह से इसको उनके पदों में बांटेंगे। पहला इसका होगा MnO2 और इसको हम MnCl2 के साथ रखते हैं और साथ में H2O को भी रख लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो इसके परमाणु को संतुलित करने के लिए 2 लगा देते हैं। और यहाँ Cl2 है तो उसके लिए HCl को 2 मूल बना के खिलाते हैं, तो Cl2 संतुलित हो गया, O2 संतुलित हो गया, Mn संतुलित हो गया और बचा है 2 दूनी 4, यहाँ 2 है अर्थात 2 हाइड्रोजन, और यहाँ हम चाहें तो प्लस 2H आयन के रूप में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें हम ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं। ऑक्सीकरण संख्या हम कुछ न निकाले तो यह दिख रहा है, अगर तीर के पहले लगा हुआ है तो यह ऑक्सीकरण संख्या में कमी होता है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी, और इसको लिखते हैं 2 यूनिट या 2 इकाई। समीकरण 1 हो गया। और दूसरा जो है वो है HCl, सेकेंड पॉइंट HCl, और HCl को Cl2 के साथ तुलना करते हैं 2 से लगा करके, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन भी बढ़ाना पड़ता है, और उसी को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि दर्शाते हैं बराबर 2 यूनिट, और इसे समीकरण लिखते हैं 2, अर्थात इसमें दिख रहा है कि 2 और 2 यूनिट दोनों बराबर हो गया, तो अब दोनों समीकरणों को हम इजीली ऐड कर देते हैं, और अब होगा MnO2 प्लस 2 इधर है 2 इधर है, इसको इससे काट देते हैं तो बनेगा 4HCl, और आगे इसमें है MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, ये संतुलित यानी बैलेंस्ड समीकरण आपको प्राप्त हो गया। इस विधि से हम कई बड़े बड़े समीकरणों को भी संतुलित कर सकते हैं। इसमें एक समीकरण और मैं चाह रहा हूं कि संतुलित करके बता दूं, जिसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया HCl से कराते हुए उसे संतुलित करना है। यहाँ है K2Cr2O7 प्लस HCl की अभिक्रिया कराएंगे, KCl प्लस CrCl3 प्लस
H2O प्लस Cl2 बन रहा है, जो कि संतुलित नहीं है। समीकरण बड़ा होने के नाते इसको अनुमान विधि से संतुलित करना थोड़ा सा कठिन महसूस होता है, तो इसलिए इनको पदों में बांट करके संतुलित किया जा सकता है। पहला पद इसका बनता है K2Cr2O7 की तुलना KCl CrCl3 और H2O से करते हैं। क्योंकि यहाँ O 7 है तो पहले ही हम इसके आगे 7 लगा देते हैं, पानी के पहले ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। Cl3 है और एक इधर भी है, तो 4 Cl HCl को लाते हैं यहाँ पे, तो HCl के आगे उतना ही संख्या दे देते हैं, तो 4 हो गया। Cr2 है, इसका मतलब इसे ट्वाइस करना पड़ेगा, 3 दूनी 6, एक साथ हो जाएगा, यानी इसको हम 7 बढ़ा लें। 7 बढ़ाएंगे, Cl2 2 इधर भी बढ़ रहा है, इसका मतलब एक और बढ़ेगा, 8 बढ़ा लें। इस तरीके से हमें परमाणु को संतुलित करने के लिए परमाणु को संतुलित हो गया, 2K हो गया, Cr2 हो गया, O7 हो गया, और 3 दूनी 6, 2 8 है, Cl हो गया, यह 8, लेकिन यहाँ 7 दूनी 14, यानी हमें यहाँ 6 हाइड्रोजन और ऐड करना पड़ेगा। इससे ऑक्सीकरण संख्या में कमी कितने इकाई की प्राप्त होती है? 6 यूनिट की। समीकरण 1। अब HCl तो खैर आसान है, HCl को हम उसी रूप में कर सकते हैं, HCl और यहाँ Cl2 से ट्वाइस लगाएंगे और 2 हाइड्रोजन आयन बढ़ाएंगे, तो होगा ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि 2 इकाई की। इक्वेशन सेकेंड हो रहा है, क्योंकि 6 है, इसमें हम 3 का गुणा करेंगे, तो वह गुणा इसमें समीकरण में भी ला करना पड़ेगा, और अब जब लिखेंगे तो हो जाएगा 6 HCl 3 Cl2 और 6 हाइड्रोजन एंड इक्वेशन थर्ड बना देते हैं इनको, और इस थर्ड को 1 से ऐड कर देते हैं, अर्थात यहाँ पर हमको ये 6 मिल गया, पूरा यह 6 यूनिट इकाई बन गई। इसके आधार पर ये तो जोड़ेंगे तो इसको इससे काट देंगे, जो बच रहा है उसको लाते हैं। K2Cr2O7 प्लस 8 और 6 14 HCl gives out 2KCl प्लस 2CrCl3 प्लस 7H2O प्लस 3Cl2। एक प्रकार से एक संतुलित समीकरण प्राप्त हुआ है। इस विधि से हम लोग ऑक्सीकरण संख्या का इस्तेमाल करते हुए, प्रयोग करते हुए बड़े बड़े समीकरणों को आसानी से संतुलित कर लेते हैं और उसको पदों में बांट करके उनका आंकड़ा भी प्राप्त कर लेते हैं, जिससे ये पता चलता है कि किसमें ऑक्सीकरण की क्रिया संपन्न हो रही है, किसमें अपचयन की क्रिया संपन्न हो रही है। मैं बताता चलूं कि ऑक्सीकरण संख्या में जहां कमी होता है, उस ऑक्सीकरण संख्या की कमी को प्रदर्शित करने वाले पद को या उस अर्धक्रिया को अपचयन अर्धक्रिया कहते हैं, और वहां जो क्रिया संपन्न होती है उसे अपचयन कहते हैं। और ऑक्सीकरण संख्या में जहां वृद्धि होता है वहां पर ऑक्सीकरण की क्रिया संपन्न होती है, और उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया कहते हैं। और दोनों को जब मिला देते हैं तो जो संतुलित समीकरण प्राप्त होता है उसे रिडॉक्स अर्थात ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये एक बहुत ही सामान्य विधि था जिसको हम लोग इस्तेमाल करके और समीकरणों को संतुलित करते हुए रिडॉक्स अभिक्रिया बनाते हुए उसे आसानी से समझ सकते हैं। इसके आगे का जो मैटर है उसे फिर मैं प्रयास कर रहा हूं समझाने का। रिडॉक्स अभिक्रिया के बाद जो आगे का टॉपिक है उस टॉपिक को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें सबसे पहले ओम का नियम, क्योंकि ओम का नियम चालक में जो लगता है या किसी तार में लगता है उसके लिए एक अलग परिभाषा दी जाती है कि चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है यदि चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए। या ऐसे कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर, नियत ताप पर किसी चालक के भौतिक अवस्था में यदि कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उनके दो सिरों के विभवांतर, दो सिरों के बीच का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है।
लेकिन यहां ऐसी कोई बात नहीं है, यहां लगाना है विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य के विलयन में स्थिर विद्युत वाहक बल की स्थिति में बहने वाली धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात अगर हम यहां धारा को I से और प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करें तो नियमानुसार I इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R को I इनवर्सली प्रोपोर्शनल R, चाहे I प्रोपोर्शनल 1/R कहते हैं, और I बराबर E इंटू 1/R को I इक्वल टू E/R से इंडिकेट कर सकते हैं, जिसमें E एक स्थिरांक का काम कर रहा है। इतना जानने के बाद हमें विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन की चालकत्व के बारे में जानना रहेगा। ऐसे कर सकते हैं कि विद्युत अपघट्य के विलयन के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस विलयन का या उस विद्युत अपघट्य का उस विद्युत अपघट्य का चालकत्व कहते हैं। चालकत्व कहते हैं। यूं कहें कि चालकत्व बराबर कंडक्टेंस, इसको कह सकते हैं एक तरह से कंडक्टेंस, मतलब चालकत्व बराबर 1/प्रतिरोध, यानी C इक्वल टू 1/R। इसके क्रम में विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध के नियम से किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई L तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल अर्थात A के साथ निम्नलिखित संबंध बनाता है। पहला, प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती
क्रमानुपाती होता है, अर्थात R प्रोपोर्शनल L। सेकेंड, वही प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे R इनवर्सली प्रोपोर्शनल A या 1/A कह सकते हैं। जब दोनों को मिलाएंगे तो R प्रोपोर्शनल L, R प्रोपोर्शनल 1/A, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड। तो दोनों समीकरणों से, समीकरण 1 व 2 से R प्रोपोर्शनल L/A अर्थात R इक्वल टू रो L/A, जहां रो विशिष्ट प्रतिरोध या समानुपाती स्थिरांक कह सकते हैं। तो इसे RHO रो बोलते हैं। और अगर इसको यूं कहें कि रो L इज इक्वल टू RA, सो यह रो इज इक्वल टू RA/L, और इसे व्युत्क्रम करना है तो 1/रो इज इक्वल टू L/RA। इसमें 1/रो को इंडिकेट करते हैं कप्पा इज इक्वल टू L/RA, जहां कप्पा, इसको कप्पा कह सकते हैं, नियतांक है। और इससे विशिष्ट चालकत्व या विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता कहते हैं, या विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व कर सकते हैं। तो आज जो है हम विशिष्ट चालकत्व तक की बातों को स्पष्ट किए हैं। अभी इसके आगे विद्युत अपघट्य के विलयनों के बारे में बताना है कि वह किस प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं। अर्थात विद्युत अपघट्य के विलयन चूंकि मोलर विलयन होते हैं, कुछ तुल्यांक विलयन होते हैं, इसलिए उस आधार पर इस चालकत्व को 2 प्रकारों में भी बांटा जाएगा और उनका स्पष्टीकरण, उसका विवरण, उसका एक्सप्लेनेशन प्रस्तुत किया जाएगा। तो आज अभी हम फिलहाल यहां तक कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आएगा, और अगर नहीं आता है तो इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने की कोशिश कीजिएगा।